आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रही हैं। लेकिन जो योगी समर्थक हैं, जो उत्तर प्रदेश की वो जनता है जो योगी के काम से संतुष्ट है, वो चाहते हैं कि तीसरी बार भी सिंहासन पर कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ही बैठे। लेकिन कहते हैं ना, एक सच्चे नेता राजनेता की पहचान यही होती है कि उन्हें कुर्सी की लालसा नहीं होती। और जब बात योगी आदित्यनाथ के मामले की हो तो फिर वो तो और 4 कदम आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर बात करते हुए देखा गया है। हमने सुना है जब उनसे प्रधानमंत्री पद का दावेदार होने को लेकर सवाल पूछा जाता है, नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी होने पर सवाल पूछा जाता है, तो वो सीधे तौर पर कह देते हैं कि मुझे कोई लालसा नहीं है, मैं तो गोरखपुर जाना पसंद करूंगा, मैं तो अपने मठ में जाना पसंद करूंगा। लेकिन इन सब के बीच हाल ही में जब एक पॉडकास्ट में उनसे पूछ लिया गया कि तीसरी बार मुख्यमंत्री आप बन रहे हैं, या इसी तरीके से उनसे एक सवाल हुआ, तो उसे लेके उन्होंने कह दिया कि मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। बीजेपी की एक विचारधारा रही है और वो विचारधारा है किसी लास्ट सीट पर बैठे कार्यकर्ता को उठाना, फ्रंट पर लेकर आना और मुख्यमंत्री जैसी कुर्सी पर बैठा देना। हमने राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, हमने हरियाणा में देखा, हमने दिल्ली में देखा। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीजें जब हुई तो कहा जाता है कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। और आप पिछले कुछ दौर में चलिए, राजस्थान में कितने नाम आगे आए, उन सब नाम से हटके भजन लाल शर्मा का ऐलान कर दिया गया, पर्ची खुली बाकायदा। ऐसे ही आप छत्तीसगढ़ में आ जाइए, आप दिल्ली में देख लीजिए, प्रवेश वर्मा ऑलमोस्ट फाइनल माने जा रहे थे, लेकिन रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक साथ कई निशाने साधे थे। वापस योगी आदित्यनाथ पर आ जाते हैं। उनसे जब पूछा गया कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का क्या इरादा है, या आप चुनाव लड़ेंगे या आप बनेंगे, ऐसे करके उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी, भाजपा का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है। फिर उनसे पूछा गया कि बीते 8 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि प्रशासन की क्या है, तो उन्होंने कहा किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, कृषि हो, युवाओं से जुड़ा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन्वेस्टमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, टूरिज्म हो, विरासत हो, विकास हो, जिस तरीके से समन्वय बैठाया है उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण देश में उत्तर प्रदेश ही हो सकता है। फिर उन्होंने विपक्ष के नेताओं को जवाब दिया, उन नेताओं को खासकर जो महाकुंभ को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। कुल मिलाकर इस पॉडकास्ट में योगी आदित्यनाथ ने यूं तो कई मुद्दों पर बात की, लेकिन सीएम को लेकर, तीसरी बार चुनाव लड़ने को लेकर जो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, उसने राजनीतिक खेमे में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इनमें से सबसे पहला सवाल यही है कि क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर जाने की सोच रही हैं, या फिर गोरखपुर के साथ साथ अपने राजनीतिक करियर को भी इसी तरीके से आगे बढ़ाने का उनका फुल प्रूफ प्लान है। क्योंकि इतना आसान नहीं होने वाला प्रदेश की जनता के लिए इस बात को पचा पाना कि योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं होंगे। बहरहाल 27 में चुनाव होंगे, देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन इन सब के बीच इस पॉडकास्ट में और किन किन मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ ने बात की, उन्हीं मुद्दों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बाकी आप इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर दें। इसीलिए कहते हैं ना कि मुसलमान खतरे में है, जो ओवैसी कहते हैं आपके राज्य में, क्योंकि जो ट्रेडिशन चलते आए हैं आप उनको हटाना चाहते हैं, जो उनके जिनके लिए वो पूजनीय समझते हैं आप उनको कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, उनको हटाना चाहते हैं आप। इसलिए मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित हैं जब हिंदू सुरक्षित है, हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित हैं, उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा निहित है। तो हिंदू कहाँ खतरे में है? हाँ, तो हिंदू, कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है। महाराज आप यहाँ पे जाएंगे, आप बांग्लादेश जाएंगे, आप पाकिस्तान जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 1947 के पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत के हिस्से थे जी। इतिहास है, इस सच्चाई को आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, पूरा भारतीय जानता है। हम उस सच्चाई को कैसे भूल सकते हैं? क्या पाकिस्तान में हमारी हिंगलाज माता का मंदिर नहीं है क्या? क्या आप इसको भूल जाएंगे? क्या बांग्लादेश में माता ढाकेश्वरी का मंदिर नहीं है क्या? तमाम ऐसे धर्मस्थल हैं जो आज भी वहाँ पड़े हुए हैं।
हिंदुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार वहाँ हो रहा है? इसीलिए तो सीए कानून लाई बीजेपी की सरकार, जो हिंदू यहाँ आना हम चाहते हैं, हिंदुओं की आने देने की बात नहीं कर रहे हैं, जो आ चुके हैं। जो आ चुके हैं। आखिर इन लोगों ने जो यहाँ पर इस्लाम खतरे में बात कर रहे हैं, उन हिंदुओं का भी इन्होंने यहाँ विरोध किया था। आप अनुमान करिए कि भारत में ही वो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर क्या हाल हो रहे होंगे, उनके हालात क्या होंगे। इनकी मानसिकता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं के प्रति इनके दुराग्रह कितने खतरनाक हैं और कितने छोटे स्तर के। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही, हाल ही में एक्चुअली कल ही हुआ था कि एक कॉमेडियन जो हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने संविधान को दिखाया और कहा इस संविधान से मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी कानून के दायरे में, संवैधानिक मूल्यों के दायरे में होना चाहिए और उसी दायरे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज में विभेद पैदा करके सौहार्द को खतरे में डालने का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ कानूनी तरीके से उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार भी होना चाहिए। महाराष्ट्र में ही कुछ महीने पहले एक स्लोगन उठा था, बटेंगे तो कटेंगे, वो भी ऐसे ही विभाजनकारी ये स्लोगन ही था? विभाजनकारी नहीं था। आप मुझे बताइए, ये देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि जातियों में विभाजित था। अगर उनको जोड़ने की बात की जा रही है कि वे बंटो मत, अच्छे के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो, विरासत के बारे में सोचो, ये उछला नहीं था। ये यूपी से मैंने ही कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये बात यहाँ से हमने कही थी और मुझे लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ी, लेकिन इसमें बुराई आगे बढ़ी, इलेक्शन जीत गए आप। नहीं, इलेक्शन हम उससे कारण नहीं जीते। इलेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं। एक नारा इलेक्शन जीतने का कटने की बात जब होती है तो कैसे जुड़ने की बात? क्या बात करते हैं, क्यों नहीं जुड़ेंगे? जब कटने काटने की भाई बात आप मुझे बताइए, इतिहास में करोड़ों हिंदू काटे नहीं गए क्या? तो फिर लाखों हिंदू कश्मीर में काटे नहीं गए क्या? काटे नहीं गए थे। तो इसीलिए हम उसको भूल क्यों जाते हैं? इतिहास वर्तमान का दर्पण होता है और भविष्य की कार्य योजना बनाने का एक माध्यम भी होता है। तो इसको खुरेद के इसलिए वर्तमान पीढ़ी भूल गई होगी तो उसको बताने का एक माध्यम है। अरे बताना पड़ेगा हमें, ये हमारा दायित्व भी है। पर ये खुरेदने से क्या दंगे वंगे नहीं होंगे? दंगे कैसे होंगे? फिर दंगाइयों का उपचार भी तो है। दंगों से वो डरेगा जो उन दंगाइयों के सामने घुटने टेक करके नाक रगड़ते हैं। उनको घुटनों के बल चलने के लिए हम मजबूर कर लेते हैं और ठीक भी करते हैं उनको। ये जो आपका जो दबंग स्टाइल है, नहीं, दबंग स्टाइल नहीं, ये हमारी शराफत का स्टाइल है।